दीज आर द रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ को सस्टेन कराते हैं। पानी जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में। थर्मल पावर में कोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन हुआ, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल गए। जहाँ हम रह रहे हैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तुम गार्डन में देख रहे हो, हमारी जो लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर। पॉल्यूशन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। व्हाट इज HNO3? नाइट्रिक एसिड, ये एक तरीके का एसिड है, टॉक्सिक है, इसकी कोई कलर नहीं है और स्मेल नहीं है। इस O2 के साथ ये O जुड़ गई और फॉर्मूला बन गया O3 विच इज ओजोन। ये बैक्टीरिया सारा का सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन यूज कर रहा है। हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू नीव यूट्यूब फॉर क्लास 9th. My name is Upasna Mongia, your biology mentor, and today we are starting with a brand new chapter that is natural resources. So you need to know that ये CBSE बोर्ड में नहीं आ रहा है बट काफ़ी सारे बोर्ड्स में ये चैप्टर आता है। इनफैक्ट इंटरनल्स में ये चैप्टर आता है, तो आप इसकी एक बार वीडियो ज़रूर देख सकते हो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए इस चैप्टर के, है ना। एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर इटसेल्फ। इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ों की बात करते हैं हम, जो आपके आसपास है, जो आपको सराउंड करता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपने 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में सीखी होंगी। सो लेट अस स्टार्ट with the new chapter that is natural resources. तो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है natural resources. रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ को स्पेंड करने में काफ़ी ईजी तरीका, मतलब ईजी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। हमें जैसे लेट्स टॉक अबाउट एयर, विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, है ना। लेट्स टॉक अबाउट वाटर, विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। सो दीज आर द रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ को सस्टेन कराते हैं। एंड नाम के आगे, रिसोर्सेज के आगे लगा है नेचुरल। नेचुरल मतलब गिवन बाय नेचर, नेचर ने हमें ये रिसोर्सेज दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, तो हमें उनको वेस्ट नहीं करना, हमें उनका जुडिशियल यूज करना है। जैसे आपको हर बार बोला जाता है पानी बचाओ, है ना, कोल पेट्रोलियम पर डिपेंड मत करो, दूसरे एफिशिएंट जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करो। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर इज अ नेचुरल रिसोर्स बट एयर को डैमेज हो रहा है, यानी कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर वाटर की बात करेंगे, वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे। फिर लास्ट में कुछ साइकिल्स हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ये आपका चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं इसके, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ना 2 टर्म्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये टर्म्स मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको पता होंगी, बट जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ के ऊपर। अब अर्थ पे ना एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम का नाम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग मतलब नॉट मेड बाय मैन, नेचुरल जो एबायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। लेट मी राइट द डेफिनेशन, अ सिस्टम वेयर बायोटिक, बायोटिक यानी कि लिविंग, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स interact with each other, interact with each other, this is known as इकोसिस्टम। अब कुछ नेचुरल इकोसिस्टम है जो नेचर में अपने आप बने हुए हैं, जैसे कि रिवर, जैसे कि लेक, पॉन्ड, या अपने आसपास का ही कोई भी एरिया इमेजिन कर लो, है ना। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे प्लांट्स, और एबायोटिक फैक्टर्स रह रहे होंगे जैसे कि सॉइल, जैसे कि वाटर, जैसे कि एयर, ये सारी चीजें होंगी। अब एक दूसरे पर डिपेंड कैसे कर रहे हैं? लेट अस टॉक अबाउट ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग पार्ट है। हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं क्या? कोई एनिमल ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? नहीं, राइट। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। देन हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स को वो CO2 चाहिए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्पेशली फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्लांट्स कौन सी गैस इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। हम CO2 रिलीज कर देंगे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, और प्लांट्स उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं, और वो खाना जो ग्लूकोज बनाए वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट से लेते हैं। तो इनका इंटरैक्शन हो गया। क्या प्लांट्स सॉइल के बिना ग्रो कर पाएंगे? क्या अर्थ पे अगर ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस नहीं बना,
एनिमल्स की वजह से ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बना रहता है, इसी बैलेंस की वजह से हमारी वाटर साइकिल अर्थ पे चलती रहती है, इन गैसेस की साइकिल अर्थ पे चलती रहती है। तो बेटा अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे ना, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है ये भी अपने आप को नहीं रख पाएंगे, ये भी डैमेज होना शुरू कर देंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसा सिस्टम है इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक और एबायोटिक चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। देन एनवायरमेंट, everything that surrounds us is the environment, everything that surrounds us। तो हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। हमारे आसपास तुम मान लो एक बार वॉक करने के लिए चले गए, तुम्हें पेड़ दिखेंगे, तुम्हें खुली हवा महसूस होगी, तुम्हें कोई अगर तुम आसपास देखोगे तो you'll find so many creatures around you। So environment, that is everything that surrounds you, right? So these are the terms। Now we are starting with your main chapter, that is natural resources। क्या definition होती है natural resources की? The variety of substances that man gets from earth and nature to meet his basic needs। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचर ने जो हमारे लिए रिसोर्सेज बनाए हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। So the word natural means coming from nature। The material present in natural environment and useful to organism are called natural resources। फिर हम इसको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है फिजिकल रिसोर्सेज और दूसरे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, कोल एक्सेट्रा। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स। सो क्योंकि इन फिजिकल रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, इन ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत है। तो बन गया ना इकोसिस्टम कि ये दोनों रिसोर्सेज एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम अवेलेबिलिटी के हिसाब से बात करें कि भाई हमें नेचर ने कितने रिसोर्सेज दिए हैं, तो एक है हमारे पास एग्जॉस्टिबल और दूसरे है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब है कि ये ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट मतलब फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी अर्थ पे बहुत टाइम लेकर बहुत ही धीरे धीरे बने हैं, बार बार नहीं बनते रहते, इनकी कोई साइकिल नहीं चल रही है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, दे आर अनलिमिटेड, जितना यूज करना है करो। सो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने दो टाइप्स बना दिए, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल जो कभी खत्म नहीं होने वाले, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट। सनलाइट इज अनलिमिटेड फॉर अस, बहुत टाइम तक सनलाइट हमें मिलती रहेगी, है ना। एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया। रीन्यूएबल, री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया, जो फिर से नए नए बन जाएं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल जो फिर से नए नहीं बनते हैं, दीज आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, फिर एग्जॉस्टिबल को हमने फिर से डिवाइड किया रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में। तो एक एक करके हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल एयर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल सोलर रेडिएशंस। वाटर इनएग्जॉस्टिबल, आया दिमाग में कि मैम वाटर, हमें तो सिखाया जाता है सेव वाटर, देन व्हाई वी से कि वाटर इनएग्जॉस्टिबल है। 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का 75% हिस्सा पानी में है ना। उसके बाद भी हम बोलते हैं पानी बचाओ, पानी बचाओ, बिकॉज पानी का कंपोजिशन कुछ ऐसा है, पानी जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। आप सीज और ओशंस का पानी नहीं यूज कर सकते हो, हमें बहुत बड़ा एक मशीन्स लगानी पड़ेंगी उसको फिल्टर करने के लिए, एंड तब जाकर हम उस पानी को यूज करेंगे। जो हमारे पास फ्रेश वाटर है ना, जो हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट में है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई फ्रेश वाटर को बचाओ। वैसे अर्थ पे बहुत पानी है बट फ्रेश वाटर बहुत कम है, बट हम यहाँ पर वाटर को ये देखते हुए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिबल दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, वेस्ट करने के लिए नहीं है ये रिसोर्सेज, लिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा यूज भी हो जाते हैं। रीन्यूएबल, इसके दो टाइप्स से, फिर से रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल जो नए नए बन जाएंगे, सॉइल,
आपने क्लास 6 या 7th में सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा होगा, उसमें एक टर्म पढ़ी होगी वेदरिंग, नहीं भी पढ़ी तो मैं बताऊंगी अभी। तो सॉइल ना बेटा फॉर्म हो सकती है। देयर वाज अ टाइम जब हमारी अर्थ पे सॉइल ही नहीं थी, बस बड़े बड़े पत्थर थे। तो वो पत्थर किसी तरीके से अगर किसी फोर्स से मूव कर जाते हैं, हवा चलती थी तो एक दूसरे से टकराते थे, तो उसकी वजह से नई नई सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। सो सॉइल जो है वो फिर से बन सकती है। फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को फॉरेस्ट ही रहने दें तो बेटा हमारी पहले तो ये इनएग्जॉस्टिबल में जाएगा ही नहीं, बट हम फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट के बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो फॉरेस्ट फिर से बनाया जा सकता है। फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं? सॉइल, ट्रीज। अगर सॉइल अच्छी होगी, ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, तो वहाँ पर अपने आप एनिमल्स आना शुरू कर देंगे, है ना। सो फॉरेस्ट भी फिर से नए बन सकते हैं। देन वाइल्ड लाइफ, अगर हम एनवायरमेंट को पॉल्यूट करना बंद कर दे तो क्या हमारी स्पीशीज अर्थ से खत्म होगी? नहीं ना, दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस और नई नई स्पीशीज हमारी अर्थ पे बनती रहेंगी। तो वाइल्ड लाइफ कहीं ना कहीं सेव हो सकती है, नई फिर से क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये फिर से नए नहीं बन सकते। इनका प्रॉब्लम यही है कि दे कैन नॉट रीप्लेनिश देमसेल्व्स। रीप्लेनिश मतलब फिर से नया बनना, तो ये नए नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, पर्टिकुलरली कोल एंड पेट्रोलियम। देखो दिक्कत यहाँ आ गई कि कोल और पेट्रोलियम को ना बनने में ही करोड़ों साल लग गए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स वर टेकन, और तब जाकर हमारी अर्थ पे लिमिटेड कोल और पेट्रोलियम बना है। अब हम जो उसको यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, अब आपने फैक्ट्स भी पढ़े होंगे कि आने वाले 50 साल में, 100 साल में हमारी अर्थ से ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, फॉसिल फ्यूल्स पर्टिकुलरली कोल और पेट्रोलियम, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो फिर अगर हमें कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तुमने सीख लिया है ना, गाड़ी पेट्रोल पर मत चलाओ, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव आ गया है? हम इलेक्ट्रिक कार्स पर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सब्सटीट्यूट ऑफ पेट्रोल। सीएनजी लगवाते हैं हम गाड़ी में, बोला जाता है सीएनजी नेचर के लिए भी सेफ है और उसके साथ साथ हम पेट्रोलियम को भी सेव कर पा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव जिसमें हम कोल और पेट्रोलियम की जगह ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें जो हमारी अर्थ पे एग्जॉस्टिबल नहीं है, खत्म नहीं होंगे। जैसे थर्मल पावर में कोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए, क्योंकि जब हम कोल को बर्न करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा पाते हैं। अब हमें इसको दूसरे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, हमें इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? विंड पावर यूज़ कर सकते हैं हम, सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई। तो नेचुरल रिसोर्सेज बायोटिक और एबायोटिक में भी डिवाइड किए जा सकते हैं। बायोटिक मतलब बायो मीन्स लिविंग, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होगी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरियाज। एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल सॉइल, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, ये एक दूसरे के ऊपर जब इंटरैक्ट करते हैं उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इजी है ना चैप्टर? पढ़ा हुआ लग रहा है ना, समझ आ रहा होगा कि तो मैम बेसिक बातें हैं, तो यही है बेटा इस चैप्टर के अंदर। नाउ बायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। व्हाट इज बायोस्फीयर? जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसका जितना भी लिविंग पार्ट है ना उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स किसका पार्ट होंगे? बायोस्फीयर का। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स, बर्ड्स, एनिमल, फिश, बाकी जो पानी मरीन वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। नाउ एक जो पॉइंट आपको नोट करना है जहां आप गलती कर सकते हो, दैट इज कोल एंड मिनरल ऑयल। बेटा ये तो हम एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर डालते, बट बेस्ड ऑन ओरिजिन अगर हम देखें तो कोल और मिनरल ऑयल भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। मान लो अर्थ पे अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है, हम बहुत पहले टाइम में चले गए, ठीक है। तो ये एक लेवल है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हुआ करेंगे। उसके बाद मान लो एक डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए और इनके ऊपर एक नई लेयर आ गई सॉइल की। फिर यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई, नए प्लांट्स बने, नए एनिमल्स बने। फिर एक बार डिस्ट्रक्शन हुआ और इसके ऊपर सॉइल की कवरिंग हो गई।
तो यहाँ पर जितना भी ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ये धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो गए हमारी सॉइल के अंदर। क्या हुआ? इनका डिकम्पोजिशन हुआ। डिकम्पोज कौन करता है हमारे एयर के अंदर? बैक्टीरिया एंड फंगस, दीज आर डिकम्पोजर्स। तो इन्होंने क्या किया, ये सारे लिविंग मैटर को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया, दैट इज डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब उसमें होता क्या है बेटा, हम किससे बने हुए हैं? वी आर मेड अप ऑफ ऑल द मिनरल्स जो आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़ते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, हमारी बॉडी के अंदर भी वही है, हम उसी से बने हुए हैं। जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे सब्सटेंसेस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। इसी की हेल्प से फॉर्मेशन होता है कोल का, इसी की हेल्प से फॉर्मेशन होता है कोल का, और पानी के नीचे बनता है पेट्रोलियम। ये बात बताने मुझे 1 मिनट लगा, बट ये प्रोसेस होने में बहुत सारे साल लगे होंगे, बहुत टाइम लगा होगा। इसीलिए अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कोल और मिनरल ऑयल बिलोंग टू बायोटिक कैटेगरी। द रीजन इज इनका ओरिजिनेशन जो था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हुआ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन हुआ, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल गए, उनके ऊपर नई नई लेयर्स आती गई, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया सॉइल के ऊपर, हाई प्रेशर लगता गया, है ना। यहाँ पर देखो और ऊपर लेयर्स आती रहेंगी तो नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। देन ऑल्सो जितना हम अर्थ के नीचे जाते रहते हैं उतना हीट बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ, तभी ये हमें अर्थ की डीप लेयर्स में मिलते हैं। ओरिजिनेशन जो इनका हुआ वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लिविंग मैटर से कहीं ना कहीं हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बायोटिक फैक्टर में इंक्लूड करते हैं। ये था इस लाइन का मतलब। नाउ एबायोटिक फैक्टर, जो हमें मिनरल्स मिले हैं डायरेक्टली, आयरन, कॉपर, लेड, गोल्ड, ये सारे के सारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। दीज आर नॉन रिन्यूएबल, जितने हमारी अर्थ पे बनने थे लावा की वजह से या जो भी हमारे पुराने टाइम पर कैटास्ट्रॉफ वगैरह हुआ उसकी वजह से जितने भी रिसोर्सेज बनने थे वो बन गए, बार बार ये नहीं बनेंगे। नाउ वी आर रनिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एयर। व्हाट इज एयर? आप इनहेल कर रहे हो एयर को, आप एक्सहेल कर रहे हो एयर को, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर की डेफिनेशन क्या है भाई? एयर है हमारे, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस पड़ी हुई हैं। नाउ क्या एयर की कोई स्मेल होती है पर्टिकुलरली? कोई आसपास, तुम अगर फ्रेश एयर में हो तुम्हें कोई स्मेल नहीं आएगी, तो इट इज ऑडोरलेस, जिसकी कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल ना हो। टेस्ट आता है कोई एयर का ऐसे करके, तुम्हें ऐसे हर बार टेस्ट आ रहा हो यार आहा बड़ी अच्छी एयर है, बड़ा मीठा मीठा लग रहा है? नो, इसकी कोई टेस्ट नहीं है ना। And invisible, can you see air? Obviously we cannot see air. So air is odorless, tasteless and invisible. Air also holds water vapor and dust particles. Air के अंदर जब हम बोलते हैं यार आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिशों के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लगती है ना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो उस टाइम पर हमारी एयर जो है वो वाटर के ड्रॉप को होल्ड करके रख सकती है। एयर के आसपास वाटर का ड्रॉप बन जाता है, तो वी से air can hold water vapor, then dust particles also, smoke also. Now atmosphere, what is atmosphere? देखो, atmosphere is the blanket of the earth. जैसे हमें ठंड लगती है हम अपने आप को कवर कर लेते हैं ना ब्लैंकेट से, ऐसे अर्थ ने भी खुद को कवर किया हुआ है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर। अब तुमने ना ये एसएसटी में डायग्राम देखा होगा, यहाँ हम रहते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है, फिर आता है देखो हम रहते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर, जहाँ हम रह रहे हैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तुम गार्डन में देख रहे हो, हमारी जो लेयर है दैट इज लिथोस्फीयर। उसके बाद आती है इसके ऊपर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, फिर और ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर, और ऊपर जाएंगे तो मिजोस्फीयर, और ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फीयर, और लास्ट वाली कौन सी हो गई? एग्जोस्फीयर। लास्ट वाली कौन सी हो गई? एग्जोस्फीयर। जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतनी एयर थिन होती जाती है। एयर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कहाँ है? यहाँ सबसे ज्यादा एयर कंसंट्रेटेड है। जितना हम हाइट पे जाते हैं उतना एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, एयर का अमाउंट कम होता जाता है। इसलिए हम जब बहुत हाई, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा हाई ट्रैकिंग करने चले गए, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चले गए, तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, बिकॉज वहाँ पर एयर का अमाउंट ही कम है। तो एक बार इन लेयर्स को देख लो, ठीक है।
फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, इसमें 75% एयर प्रेजेंट है। देन उसके ऊपर गए हम स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे ही ना एक और ओजोन लेयर डिपॉजिटेड है। ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर ना बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और इंपॉर्टेंट होती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज। यूवी जो लाइट हमारी अर्थ पे आ रही है वो डायरेक्टली नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, राइट। देखो हमारे अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशंस ऐसे डायरेक्टली आ रही है, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो हम स्किन कैंसर से, प्लांट्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा बीमारियों से सफ़र करने लगते। तो हमारी सोलर रेडिएशंस अर्थ के ऊपर फिल्टर होके आती हैं, एज इट इज़ डायरेक्टली नहीं आती। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए ओजोन लेयर को, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। इसमें ना 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन लेयर से तो खैर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। फिर उससे और ऊपर गए मेसोस्फियर, यहाँ पर कोल्डेस्ट पार्ट स्टार्ट हो गया। दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द एटमोस्फियर, सी यहाँ पर। देन थर्मोस्फियर, सैटेलाइट जो हम भेजते हैं वो थर्मोस्फियर तक चली जाती है। उसके बाद है एग्जॉस्फियर। एग्जॉस्फियर में ऊपर गए, सबसे लास्ट वाली लेयर है बेटा ये, एंड इट इज यहाँ पर एयर बिल्कुल ना के बराबर है। देन व्हाट इज आयोनोस्फियर? आयोनोस्फियर ना मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर की बीच की लेयर है। तो यहाँ पर आपको रट्टे नहीं मारने हैं, सिर्फ एक बार इसको रीड कर लेना, ताकि अगर बाई चांस एमसीक्यू या 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल? एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या हमारी क्लाइमेट पर कुछ फर्क पड़ेगा, ये हमें देखना है। एयर के अंदर हीट का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज आई टोल्ड यू। एयर हमारी अर्थ पे अचानक से, जैसे जब दोपहर का टाइम होता है तो हम देखते हैं हमारी अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बट अगर एयर नहीं होती तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता। एयर नहीं होती तो रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती। तो एयर एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर। देन ओजोन लेयर जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये ओजोन शील्ड भी तो एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। ओजोन शील्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम इसका यूज भी इसके अंदर लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर किस तरीके से काम आ रहा है। भाई ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड ओजोन लेयर खुद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूवी रेज को डायरेक्टली हमारी अर्थ पे नहीं आ रही, फिल्टर करती है। नेक्स्ट, बट हमने इस एयर को पॉल्यूट कर दिया। ऐसे पॉल्यूट किया है, कभी देखी है तुमने? कहीं जाते आते चिमनीज वगैरह देखी होंगी, इतना ज़्यादा वहाँ पर धुआं निकलता है कि अगर आप सामने से क्रॉस भी कर रहे हो, आपकी गाड़ी वहाँ से जा रही है, तो वहाँ पर आपको सफोकेटेड फील होता है, बिकॉज इतना ज़्यादा स्मोक इस चिमनी से रिलीज होता है। और स्मोक क्यों रिलीज हो रहा है? साथ में कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगी हुई होगी, वहाँ पर काम हो रहा होगा। तो एयर पॉल्यूशन, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? पॉल्यूशन का मतलब ही क्या है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, या सॉइल पॉल्यूशन हो। पॉल्यूशन का मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या उस पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें घुस गई हैं जो कि फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली वहाँ पर डैमेज कर रही हैं। पढ़ो इसको। एनी अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज मतलब विच वी डोंट वांट, अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते वो हो, ऐसा चेंज हो गया फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो कि इंसानों को इंक्लूड करते हुए बाकी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डैमेज कर रहा है। दैट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, जैसे कि स्मोक इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, एसिड रेन इज अ पॉल्यूटेंट, सम गैसेस जिनका भी हम नाम पढ़ेंगे दैट इज अ पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? जो पॉल्यूशन कराए। नाउ सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्नीजिंग, एलर्जी, ये सारी बीमारियां हमें एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कहाँ से आ रहा है एयर पॉल्यूशन, क्या कर रहे हैं हम ऐसा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सबने सुना है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CO। कार्बन मोनो मतलब 1, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये पॉइजनस गैस है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाले रूम में बंद हो जाए तो हम सफोकेशन की वजह से मर जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखो,
हम जब इनहेल करते हैं तो अभी आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन गई हमारे एयर के साथ और हमारे ब्लड ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया और सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा दी। बट जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाले रूम में सांस लेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा ब्लड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वी विल डाई, हम सफोकेट करके मर जाएंगे। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है। देन एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड अगर स्किन पर गिर जाए तो स्किन जल सकती है, कपड़ों पर गिर जाए तो वहां पर छेद हो जाता है, इतना ज्यादा हार्मफुल है। रेन यू ऑल नो, रेन बहुत सबको पसंद भी होती है, बट व्हाट इज एसिड रेन? मानो कि आसमान से एसिड गिर रहा है, दैट इज एसिड रेन। अब तुम ऐसे मत सोचना कि एसिड गिरेगा हम सब जलने लग जाएंगे, बट यस, जो रेन आती है उसके साथ कुछ अमाउंट में एसिड भी आ रहा है। आपने सुना होगा पहली बारिश में नहीं नहाना होता है ना, व्हाट इज दैट? चलो एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो दिस इज आवर सुंदर सी अर्थ, एक डब्बे में बना लेते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी है, हम अब अर्बन सिटी में रहते हैं, तो यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई है, यहाँ पर चिमनीज लगी हुई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल ही रहा है, ठीक है। ये है हमारे क्लाउड्स जो कि अभी बरसने वाले हैं, बारिश होने वाली है। बट क्योंकि हमने कुछ महीने तक चिमनी से धुआं निकालना शुरू किया, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है, एंड इस धुएं में टॉक्सिक गैसेस हैं जिनका नाम है NO2 एंड SO2। ये सबसे ज़्यादा बेटा पॉल्यूशन कराने वाली गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कराने वाली गैसेस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनफैक्ट कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कराती है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं जितना लेवल पर ये पॉल्यूशन कराने वाली गैसेस हैं। तो हुआ क्या, बारिश का टाइम आया, बारिश का टाइम आया हमारी अर्थ पे। जब क्लाउड से निकला था तब तो प्योर वाटर निकला था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O। बट जब वो हमारे एयर के कांटेक्ट में आया जहां पर ये पॉइजनस गैसेस हैं, तो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हो गई, वाटर के साथ ना ये गैसेस ने कंबाइन कर लिया। H2O प्लस NO2 विल समवेयर, मतलब ऐसे डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं होती है, बट आपसे रिएक्शन कोई नहीं पूछने वाला, बस इसको समझो। H2O प्लस NO2 इट विल समवेयर फॉर्म HNO3। केमिस्ट्री में कुछ याद आया? व्हाट इज HNO3? नाइट्रिक एसिड, ये एक तरीके का एसिड है। वाटर मिल गया SO2 के साथ, इट फॉर्म्ड H2SO4। याद आया? इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हमारी एयर में जो हमारी रेन आ रही थी विच वॉज सपोज टू बी प्योर H2O, अब वो प्योर H2O रहने की बजाय क्या बन गई है? एसिड बन गई है, HNO3 और H2SO4, बिकॉज ऑफ दीज विलन गैसेस, दीज हार्मफुल गैसेस। तो दिस इज एसिड रेन बेसिकली, कि भाई एसिड, अब समझ रहे हो ना सेंस कि इसको एसिड रेन क्यों बोला गया? बिकॉज वाटर इज नाउ नॉट प्योर एनीमोर। ओके, नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज? It will damage plants. It will damage plants. Plants तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो प्लांट्स को पानी, और प्लांट्स को अपनी सारी लाइफ स्पेंड करने के लिए पानी चाहिए, वो पानी प्योर नहीं है, एसिड रेन जा रही है, डैमेज प्लांट्स, डैमेज क्रॉप्स, हमारी जो खेती है उसको डैमेज करेगा। विल चेंज द pH ऑफ सॉइल, सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक सॉइल में क्या हम अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगे? देन इट विल ऑल्सो इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। रिवर में पानी पॉल्यूट हो जाएगा, हर जगह बेटा देखो बारिश आ रही है, हर जगह आएगी ये बारिश एसिड वाली, एंड इट विल डैमेज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज समवेयर, ठीक है। एनिमल्स पर इफेक्ट हुआ, इतना ही नहीं है, इट विल डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। जो हमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, अब ताजमहल का ही एग्जाम्पल ले लो, स्ट्रक्चर, ताजमहल येलोइश हो चुका है थोड़ा सा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एसिड रेन इज द रीजन, क्योंकि ये जो एसिड रेन है ये इसमें एसिड है बेटा। एसिड किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आता है, किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो उसको कोरोड करना शुरू कर देता है, उसको सड़ाना गलाना शुरू कर देता है।
तो इट विल डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, है ना। तो मेक सेंस। यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं व्हाट वी आर स्टडिंग, एसिड रेन। लिखा हो गया एसिड रेन के ऊपर क्वेश्चन आया, दो मेन गैसेस जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, NO2 एंड SO2। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हम अब इतने तरीके के केमिकल्स यूज कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर भी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है अर्थ के ऊपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर ऑल्सो, देन सीरियस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं बिकॉज ऑफ मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड स्मोक। ये स्मोक बड़ा अभी हॉट टॉपिक चल रहा है। हमारी एयर को तुम देखते हो तो तुम्हें क्या दूर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है? नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि धुंध है, धुंध आनी चाहिए थी ठंड की वजह से, बट वो नॉर्मल फॉग नहीं है। धुंध को क्या बोलते हैं? फॉग। वो नॉर्मल फॉग नहीं है, उसके साथ धुआं भी जुड़ गया। स्मोक प्लस फोग, स्मोक धुआं जो फैक्ट्री से निकला, फॉग धुंध, स्मोक प्लस फॉग क्या बन गया? स्मोक। दिस इज हार्मफुल, पॉइजनस। ये ओके था, ये ओके नहीं था, बट दोनों चीजें मिल गई, क्या बन गया? स्मोक बन गया। नेक्स्ट, पॉल्यूटेंट्स। एज आई टोल्ड यू, पॉल्यूटेंट्स कोई भी मटेरियल या फिर एक ह्यूमन का एक्ट जो कि पॉल्यूशन कॉज करे उसको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। देन ये पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं या तमीज से वाइजली हम उसको सेटल नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे नेचर में ही रह जाएगा। नेचर में रहने के बाद वो बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करेगा, सॉइल को डैमेज करेगा, और हमारी जो अर्थ के ऊपर बैलेंस बना हुआ है ना सारे सिस्टम का, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ से आ गए, क्या बात हो रही है? देखो, हमने कोई फैक्ट्री लगाई है तो फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, चलो ठीक है, बट मान लो बहुत सारे केमिकल्स वेस्ट में भी जाएंगे, वो वेस्ट वाला केमिकल हम सीधा पानी में डाल देते हैं, वो वेस्ट वाला केमिकल सीधा हम बर्न कर देते हैं तो वो एयर के अंदर चला जाता है। तो तभी तो हर जगह ये पॉल्यूटेंट्स फैल गए, पानी में भी फैल गए, एयर में भी फैल गए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ। तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना है पॉल्यूशन को कम करने के लिए कि जो हम वेस्ट बना रहे हैं ना, जैसे SO2 और NO2 गैसेज हैं, किसी तरीके से हम इन गैसेस को अगर अलग अलग कर दें, ऑक्सीजन तो नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, बट हम कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे ये गैसेस एज इट इज बाहर ना जाए, ये सेपरेट हो जाए एक दूसरे से, नाइट्रोजन का अलग कोई कंपाउंड बन जाए, तो कुछ लेस पॉइजनस तरीका हमें देखना होगा। आगे बढ़े। पॉल्यूटेंट्स which are damaging the ecosystem, it can inhibit the biological reactions or change in their capacity, therefore changes also take place in the ecosystem, यानी कि हमारी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहा है। The amount, number and type of pollutants are increasing with the growth of population। अब population एक अलग चीज आ गई है, अलग प्रॉब्लम आ गई है। जितनी ज्यादा, अब हमारा इंडिया नंबर 1 बन चुका है, सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हमारी कंट्री है, पहले चाइना थी, अब हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है, सेटलमेंट बढ़ जाता है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होने लग जाती है, देन अगेन वेस्ट ज़्यादा बनता है, एंड हमारे पास वो तरीके नहीं है कि हम उस वेस्ट को अच्छे से डिस्कार्ड कर सके। नाउ वन टर्म, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसकी जगह आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज SPM। SPM ये सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है आज के टाइम पर। What is SPM? इसकी फुल फॉर्म होती है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि देखो, ये ऐसे इतने छोटे साइज के सब्सटेंसेस हैं कि ये हमारे एयर से फिल्टर भी नहीं हो सकते। इतना छोटा साइज है इनका कि ये हमारे एयर के साथ जुड़ चुके हैं, एयर का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो हम कितनी कोशिश कर ले, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हमारे एयर में है, सरफेस के ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। इसमें से ही आती है हमारी गैसेस जैसे कि SO2, NO2, NO3 एंड मीथेन, दीज आर द पॉल्यूटेंट्स। गॉट इट? तो SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो पॉल्यूटेंट्स जो एयर के अंदर सस्पेंड हो चुके हैं। सस्पेंड मतलब वहीं पर रुक गए, है ना। आगे
टू मेन कैटेगरीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो गैस तो पक्का आएगी एयर पॉल्यूशन करने के लिए, तो कुछ गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, दो नाम तो याद कर लिए तुमने, कौन कौन से हैं, NO2 एंड SO2। NO2 स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड SO2 स्टैंड्स फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। देन कहीं ना कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर पॉल्यूशन में योगदान देता है, एयर पॉल्यूशन करा सकता है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है NO, NO2। देन हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ केमिकल्स भी एयर पॉल्यूशन कराते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स और एसीज बनते हैं उसके अंदर हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। और ऑल्सो सम एरोजोल्स, तो एरोजोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये भी हमारे नेचर में पॉल्यूशन कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, मीथेन इज CH4, अमोनिया इज NH3, ठीक है। एंड सम डस्ट ऑल्सो, स्टोन डस्ट, सीमेंट डस्ट। तुमने कभी देखा है जहाँ पर माइनिंग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हम स्टोन्स को ब्रेक करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है। देन अगर आपने कभी ईंट को बनते हुए देखा होगा, ब्रिक को बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर भी बहुत ही छोटे छोटे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो एयर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑल्सो कैन कॉज एयर पॉल्यूशन, बट एक नेचुरल तरीका है, पॉलन ग्रेन्स तो अर्थ पर बनेंगे ही बनेंगे, तो ये थोड़ा कम एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव रेज आर सम अदर कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स। तो मेजरली तो यही है भाई, एक्सेस में CO2, NO2 गैस एंड hydrogen sulfide also, SO2 gas also, methane also. So these are the air pollutants. Next, particulate matter, वही SPM जो मैं बता रही थी। तो ये जो आपको सारा धुआं और फोग जैसी हरकत दिख रही है ना, this is because of SPM। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते, ये हमारी एयर में ही रहते हैं, एयर का पार्ट, एयर की फैमिली बनकर रह गए हैं। Common pollutants of air are particulate matter and gases. Particulate matter is also called suspended particulate matter because it remains suspended in air for a long period of time. For example, dust, soot, smoke and fly ash. कभी तुमसे बर्तन जल गया होगा तो तुमने देखा होगा कि जब बर्तन जल जाता है उसके नीचे बहुत ब्लैक ब्लैक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर हमारी गैस पूरी नहीं आ रही है तो भी हम देखते हैं कि जो भी आपने यूटेंसिल गैस पर या स्टोव पर रखा हुआ है वो ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है, दैट इज सूट, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो ये हर तरीके के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स नेचर में आ जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर भी एयर पॉल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूविंग ऑन, व्हाट आर देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो जाएगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी तो, ये बहुत ही मेन एयर पॉल्यूटेंट है, टॉक्सिक है, इसकी कोई कलर नहीं है और स्मेल नहीं है, तो सोचो हम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्मेल होती, जैसे हमारे LPG, हमारा जो सिलेंडर आता है उसमें लीकेज होती है, तो हम गैस से पता लगा सकते हैं ना कि लीकेज हो रही है, हमें स्मेल आ जाती है, हम अगर गलती से गैस ऑन रह गया तो हम जाकर बंद कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा जहरीली है बट इसकी कोई ना स्मेल है ना इसका कोई कलर है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर देता है, तो ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम था हीमोग्लोबिन का। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पकड़ते हैं और हर एक सेल को देकर आते हैं। बट वहीं पर अगर हमारी एयर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को धक्का मारती है, खुद बैठ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और हमारी बॉडी में CO का अमाउंट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम किस वजह से मर जाएंगे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, CH4, C2H6 है ना, C3H8, तो दीज आर कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो बहुत सारे, अब तुम्हें इतना ज्यादा तो नहीं पता होगा केमिकल्स के बारे में, बट बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके अंदर ये फॉर्मूलाज आते होंगे, इनको अगर हम ठीक से बर्न नहीं करते हैं तो बेटा तब ये पॉल्यूटेंट का कॉज बनते हैं। एयर पॉल्यूशन से कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, मतलब रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स मतलब सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने वाली बीमारियां। अस्थमा तो बहुत ही अच्छा, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारी दिमागी बीमारी भी है और फिजिकल बीमारी भी है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये जो तुम यहाँ पर हमारा विंड पाइप जाता है, विंड पाइप लंग्स के अंदर एंटर करता है,
उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। सी दिस इज विंड पाइप, ट्रैकिया। ये हमारे अब लंग्स के अंदर एंटर कर रही है। लंग्स के अंदर इतना मोटा पाइप एंटर नहीं कर सकता है, तो ये बहुत ही पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करता है खुद को। विंड पाइप खुद को पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करता है ताकि लंग्स में बेचारे एंटर कर सके, है ना। तो ये पतली पतली ट्यूब्स ही, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि हम कौन सी सांस ले रहे हैं आप, एयर पॉल्यूशन वाली। इनके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन मतलब तुम ऐसे समझो कि स्वेलिंग हो गई, तो बेटा यहाँ पर अंदर ब्लॉकेज आ जाएगी, एयर अच्छे से लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। एयर लंग्स तक नहीं पहुंची, हमारा हार्ट काम करेगा कैसे ऑक्सीजन के बिना, तो वी कैन डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, या फिर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे बहुत नई नई बीमारियां निकल सकती हैं। तो दिस इज हाउ एयर पॉल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्यों हो रही है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो केमिकल्स वाली ले रहे हैं। वो केमिकल्स हमारे लंग्स को डैमेज करती है, ट्रैकिया को डैमेज करती है, ब्रोंकियोल्स को डैमेज करती है, इन पाइप्स को ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, उसको डैमेज करती है। देन स्मोक, स्मोक भी बहुत, ऑब्वियसली स्मोक तो जो गाड़ियों से निकलता है, आजकल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हर गाड़ी का पॉल्यूशन चेक होता है ना। तो अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं बना हुआ, यानी कि वो जो पॉल्यूशन क्या होता है कि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट में जो स्टैंडर्ड सेट है कि भाई इतना होना चाहिए, ये सेफ है, इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी अगर धुआं छोड़ रही है तो वो एयर पॉल्यूशन कॉज कर रही होगी। ये होता है पॉल्यूशन, चेक कराना होता है पॉल्यूशन गाड़ियों का। तो उसके अंदर स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिसमें अगेन आ गई विलन गैस SO2, देन SO3 भी आ गई, इसकी बहन SO2 की बहन SO3, H2SO4 एसिड, एसिड रेन में भी ये था। देन ओजोन, ओजोन लेयर तो चलो हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट तो है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में है, हम ओजोन लेयर में सांस नहीं ले सकते। ओजोन लेयर खुद बहुत पॉइजनस है, माना मतलब होता है ना कि कुछ लोगों का काम है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते, बट दे प्रोटेक्ट अस, है ना, जस्ट लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमें कहीं ना कहीं ऐसे बोलते होंगे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करें, वो हमारे साथ नहीं रह सकते। तो ओजोन लेयर इज नॉट विद अस, इट इज इन द स्ट्रेटोस्फियर एंड इट इज प्रोटेक्टिंग अस। अगर हम ओजोन लेयर में सांस लेंगे, ओजोन लेयर जहरीली है, वी विल डाई। देन अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है। आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड से याद करने से अच्छा तुम याद करो जितने भी हैलोजेंस के कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे बने हुए केमिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, these are very harmful and causes air pollution. Next are aerosols. What are aerosols? देखो aerosols like chlorofluorocarbon. Basically aerosols are very, again जैसे suspended particulate matter था ना, तो aerosol उसी का ही पार्ट है। ये इतने छोटे substances होते हैं कि हमारे एयर में जाकर बस जाते हैं। तो अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ये एक एरोसोल का ही टाइप है, ठीक है। जो हम स्प्रेज वाले सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनके अंदर भी ये केमिकल स्टोर होते हैं और एयर के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, जेट प्लेन से ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अच्छा रिलीज हो रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, एयर पॉल्यूशन के साथ साथ ना इन्होंने ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर, ओके आई विल टेल यू, ओजोन लेयर और पढ़ेंगे। यहां मान लो ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, यहां पर आ जाओ, ओजोन लेयर है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर थिक। कितनी थिक है, 5 किलोमीटर थिक है। इसकी थिकनेस कितनी मानेंगे, 5 किलोमीटर्स। दिस थिकनेस इज 5 किलोमीटर्स। अब हुआ क्या, एंटार्क्टिका के ऊपर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, एंटार्क्टिका के ऊपर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ओजोन लेयर 5 किलोमीटर थिक नहीं है, यहां से डिप्लीट हो गई है। क्या हो गई है, डिप्लीट, मतलब इसकी ये थिन हो गई है, यहां से 5 किलोमीटर थिक नहीं है, काफी ज्यादा थिन हो गई है। तब साइंटिस्ट ने पहली बार नोटिस किया भाई हमारी ओजोन लेयर में तो होल हो गया है। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छेद हो गया है, यहाँ पर थिन हो गई है ओजोन लेयर, यहाँ पर है थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, where it was observed, एंटार्क्टिका, एंड इसी को हम बोलते हैं ओजोन होल। किसकी वजह से हुआ, व्हाट वाज द कॉज,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ओजोन होल. ठीक है. अब इसकी वजह से यूवी रेडिएशन हमारी अर्थ पे जो फिल्टर होके आ रही थी अच्छा खासा, बेटा यहाँ पर फिल्टर होके नहीं आती हैं, डायरेक्टली हमारी अर्थ पे यूवी रेज आती हैं. अब यूवी रेज आने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, लेट्स राइट डाउन समवेयर. यहाँ लिखते हैं हम. harmful effects of UV. पहला तो स्किन कैंसर होगा. दूसरा, आंखों में कैटरेक्ट नाम की बीमारी होना शुरू हो जाएगी बहुत सारे लोगों को. वैसे ये ओल्ड एज में कॉमन है, बट क्योंकि हमारा कॉर्निया इतनी ज्यादा यूवी रेडिएशन से डील करेगा तो हमें आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की बीमारियां हो सकती है. सबसे कॉमन बीमारी कैटरेक्ट, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं. हमारी आंखों के ऊपर एक धुंधली लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, हमें ठीक से दिखेगा नहीं. देन उसके बाद डैमेज टू इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाएगा तो हम बहुत ही छोटी छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएंगे, मर जाएंगे. ठीक है. देन इट कैन कॉज म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है कि हमारे डीएनए में अचानक से कोई चेंज आ जाए तो रेडिएशन, यूवी रेडिएशन तो बहुत ज्यादा म्यूटेशन कॉज कर सकता है. तो फिर जो नए बच्चे पैदा होंगे वो टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे, है ना, नॉर्मल नहीं पैदा होंगे. किसी को जन्म से बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी बच्चों को, तो दैट कैन बी म्यूटेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं. तो स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डैमेज टू इम्यून सिस्टम. अगेन क्रॉप प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा. इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑन प्लांट्स लिख सकते हैं हम सीधे. सो दीज आर सर्टेन, और भी इससे ज्यादा लिस्ट तो बहुत लंबी जा सकती है बेटा, बट दीज आर द एक्सपेक्टेड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज. ठीक है. तो इसलिए हमें क्या करना है, ओजोन लेयर को बचाना है. बचाने के लिए क्या करना है, बैन लगा दो. यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये ना बेटा हमारे एनवायरमेंट के लिए डिसीजंस लेने वाला एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए डिसीजंस लेने वाली एक कम्युनिटी है. ठीक है. यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने 1986 में बैन लगाया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दो, इनका यूज नहीं करना है. फिर इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या थे कि भाई क्या यूज करो. इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव में आता है हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये डेविल है, ये बेकार चीज है. हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन थोड़े बेटा अच्छे हैं, दीज आर एंजल्स, इतना ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे. तो हमें क्या बताया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर तो बैन लग जाएगा, बट इसकी जगह हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा. एसी बनाना थोड़ी छोड़ देंगे हम. रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर गर्मियां कैसे निकालेंगे, वी नीड रेफ्रिजरेटर्स. तो उसका सब्स्टिट्यूट कोई ढूंढ लो. हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द ऑल्टरनेटिव, इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस. और भी सब्स्टिट्यूट्स आए बट आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. भाई बनी कैसे ओजोन लेयर, बनती कैसे है, हमारे एटमॉस्फेयर में तो बनती नहीं है. ओजोन का फॉर्मूला होता है O3. ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3. तो होता क्या है, ऑक्सीजन, ये स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है O+O के अंदर. ऑक्सीजन ब्रेक हो गया O+O के अंदर. किसकी वजह से ब्रेक हुआ, यूवी लाइट ने ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया O+O में. ठीक है. फिर बाकी का जो O2 घूम रहा था उसने देखा यार अकेला ऑक्सीजन तो बड़ा अनस्टेबल है, ये तो ऐसे घूम नहीं सकता. यूवी लाइट ने उसको ब्रेक तो कर दिया, बॉन्ड तो तोड़ दिया इसका, बट ये ऐसे घूम नहीं सकता है. तो इस O2 के साथ ये O जुड़ गई और फॉर्मूला बन गया O3 विच इज ओजोन लेयर. तो ये छोटी सी रिएक्शन आप फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए याद कर लो. क्या किया, यूवी लाइट ने ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया. अलग अलग ऑक्सीजन में जो अलग ऑक्सीजन है ना, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. कैसे याद रख सकते हो, नादान बिचारी, अकेला ऑक्सीजन घूम रहा है ना, नादान ऑक्सीजन घूम रही, उसने एक नए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर लिया और बना लिया O3 विच इज ओजोन लेयर. हो जाएगा, ये समझ आ जाएगा, कर लोगे.
बच्चा देखो उसके बाद है सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि ओजोन होल के साथ साथ और भी एयर पॉल्यूशन के ड्रास्टिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि देखो हमारी अर्थ है ना, जैसे दिस इज आवर अर्थ, तो हमारी अर्थ के ऊपर हमने सारे पेड़ वेड़ तो काट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स अब है नहीं, बहुत ही कम हो गया है बेसिकली अमाउंट, तो CO2 का कंसंट्रेशन एयर में बढ़ गया। देन साथ ही साथ मिथेन गैस ऑल्सो, दिस इज एयर पॉल्यूटेंट गैस, और मिथेन गैस भी ज्यादा हो गई है। अब ये दो ऐसी गैसेस है जो कि अर्थ पे आती हुई हीट को वापस नहीं जाने देगी। यूजुअली क्या होना चाहिए था, अर्थ पे हीट आती, अपना काम करके वापस चली जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती रेस, बट ये CH4 एक तरीके से हीट को ट्रैप कर लेते हैं, वापस नहीं जाने देते। सो दीज टू आर नोन एज ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, क्योंकि इन्होंने हीट को अर्थ पे ट्रैप ही कर लिया। ठीक है, अब ट्रैप करने की वजह से हमारी अर्थ पे हीट ज्यादा है, हीट एनर्जी ज्यादा स्टोर हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पर, वार्मिंग यू ऑलरेडी नो, टेम्परेचर बढ़ गया है, सो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इस इफेक्ट को बोलते हैं कि कुछ गैसेस ने मिलके हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लिया। अब इसको पढ़ो, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट, वैसे हमारी बॉडी से CO2 रिलीज होता ही है, हम इसको एक पॉल्यूटेंट नहीं मानते हैं, बट इस केस में ये सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, और कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये अर्थ पे हीट को ट्रैप कर लेती है। सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ GHGs. What is this? Greenhouse gases. Greenhouse gases. आगे बढ़े। Then is consequences of global warming. अच्छा ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया अर्थ पे, तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या होता है कि हमारी अर्थ पे जो ग्लेशियर्स है ज्यादा हीट की वजह से वो मेल्ट करना शुरू कर देंगे, तो ग्लेशियर्स मेल्टिंग की वजह से फ्लड्स आएंगी, रिवर्स ओवरफ्लो करने लग जाएंगी। अब आप देखते हो हर दिन दूसरी न्यूज भी सुनते रहते हो कि जब बारिशों का मौसम आता है तो फिर बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, जब गर्मियों का मौसम आता है तो इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो ये जो क्लाइमेटिक इतना ज्यादा डिफरेंस, ड्रास्टिक चेंजेस, एडवर्स कंडीशंस आ गई हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो इंक्रीज इन सी लेवल इसलिए बढ़ गया बिकॉज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, एंड कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि बिल्कुल, कुछ कोस्टल एरियाज हैं जो कि वाटर के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शंघाई, कोलकाता, बैंकॉक, ढाका, वेनिस, these will be inundated, ये बिल्कुल पानी में डूब जाएंगे। If present input of GHGs will be continued, the Earth global temperature will rise. Effect on agriculture, इतना ज्यादा सूखा पड़ जाएगा, अगर सूखा पड़ जाएगा तो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो अच्छे से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड बहुत सारा एरिया बेटा हमारा क्रॉप लैंड की वजह से ग्रो ही नहीं कर पाएगा, पुअर सॉइल की वजह से अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। एक बार इसको रीड करो बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स जो आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, एंड आपको खुद बनाकर लिखना है, राइट। नेक्स्ट देखो, चांसेस ऑफ हरिकेन, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना, तो ऐसे जो भी हमारे नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो these are the adverse effects of global warming. Ozone depletion we have already studied. Ozone depletion, ओजोन लेयर आपको कहाँ मिल रही है, देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे ओजोन लेयर का डिपोजिशन है जो कितना थिक होता है, 5 किलोमीटर थिक होता है। देन this layer is established due to equilibrium between photo dissociation of ozone by UV radiations and regeneration of ozone. इसमें क्या हुआ कि O3 को तोड़ा गया या O2 को तोड़ा गया O प्लस O के अंदर, एंड एक O2 के साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़कर O3 बना लेती है। इसी को बोलते हैं फोटो डिसोसिएशन। फोटो मतलब लाइट, डिसोसिएशन मतलब ब्रेक करना, तो यहाँ पर यूवी लाइट ने इस ऑक्सीजन को ब्रेक किया ना, तो वही बात लिखी हुई है। मूविंग अहेड, कॉजेज ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, व्हाट इज द कॉज? सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द अल्टीमेट कॉज। Chlorofluorocarbons, aerosols,
These are the major cause of ozone depletion. What are aerosols? Aerosols are very very small particles जो एयर के साथ सस्पेंडेड रह जाते हैं, एयर के अंदर ही रह जाते हैं, सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, वो एयर का एक हिस्सा बन गए, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको क्लीन नहीं कर पाते. देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, दीज आर ऑल्सो केमिकल्स जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं. ओजोन लेयर को डिप्लीट होना इज नोन एज ओजोन होल, जो कि मैंने बताया था ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छेद हो गया है. ओजोन होल का मतलब है अगर इतना थिक है ना, ओजोन लेयर का थिकनेस इतना है, तो एंटार्क्टिका के ऊपर वो काफी पतला हो गया है. थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर को ही हम ओजोन होल बोल रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट इज वाटर. वी स्टडीड अबाउट एयर, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, टेम्परेचर, ओजोन होल पर क्या फर्क पड़ रहा है एंड ऑल. अब वाटर की बात कर ले. वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. वाटर हमें भी चाहिए बेटा, सारे एनिमल्स को भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. सो इट इज वेरी एसेंशियल. अब इसको बोला हुआ है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. इनएग्जॉस्टिबल जो कि खत्म नहीं होगा, बट फिर भी हमें बोला जाता है कि यार इसको बचा कर रखना है, इसको सेव करके रखना है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन इज एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग ऑफ फूड, बेदिंग, वॉशिंग, इन सब काम के लिए हमें पानी चाहिए, राइट? हम ये सब काम कैसे करेंगे पानी के बिना? एग्रीकल्चर में भी नीड वाटर फॉर इरिगेशन, सो इंडस्ट्रीज में ऑल्सो, नेविगेशन में ऑल्सो. तो पानी के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल बेसिकली, है ना? Then why do we say it is inexhaustible natural resource and then we are also struggling to save water? Because fresh water बहुत कम है हमारी अर्थ के ऊपर. जो seas और oceans में पानी है ना, वो बहुत ज्यादा है, वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. The fresh water available is very very less. तो पढ़ो इसको. 97.5% of the water on the planet is found in seas and oceans. Majority पानी की 97.5% तो आपको oceans में ही मिल रही है. It is saline water, it is not able to use directly. सिर्फ 2.5% water है जो कि fresh water के रूप में available है. अब इसका भी जो 2% है वो मिलता है frozen ice caps में, glaciers में, poles के ऊपर. एंड दूसरा मिलता है 0.6% ऑफ द टोटल इज अवेलेबल टू सपोर्ट द टेरेस्ट्रियल लाइफ. यानी कि ये जो हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है रिवर्स में, लेक्स में, दैट इज ओनली 0.6%. पानी बहुत है अर्थ के ऊपर. हमें जो रिवर्स और लेक्स में पानी दिख रहा है दैट इज ओनली 0.6% जो हम यूज कर रहे हैं, लोकली यूज कर रहे हैं. उससे ज्यादा 2% कहाँ अवेलेबल है? फ्रोजन है आइस कैप्स में. बेसिकली यही फ्रोजन वाटर तो मेल्ट होकर लिवर में आता है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन मेजॉरिटी 90% ऑफ फ्रेश वाटर. अब हम फ्रेश वाटर की बात करें, जो हमारे पास फ्रेश वाटर आसपास 2.5% था, उसमें से 2% तो फ्रोजन हो गया. उसके बाद जो 0.6 या 0.5% हमारे आसपास है, उसका मेजॉरिटी फ्रेश वाटर आपको ग्राउंड वाटर में मिलता है. 10% सरफेस वाटर है, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स. तो देखो लेक्स और पॉन्ड्स में तो और भी ज्यादा कम हो गया. बेसिकली फ्रेश वाटर जो हमारे पास 0.5% था, उसका भी मेजॉरिटी पोर्शन हमारे पास ग्राउंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है. देन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस एज अ रिन्यूएबल सोर्स. तो यहाँ पर ना केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप वाटर को इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स भी बोलते हो और रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हो. तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा. उसमें आपको कंसंट्रेशन बताना है, परसेंटेज बतानी है कि भाई देखो मेजॉरिटी तो हमारा ओशंस और लेक्स में सलाइन वाटर है, हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसका अमाउंट बहुत कम है और वो भी डिवाइडेड है. उसमें भी मेजॉरिटी ओशंस में नहीं, फ्रोजन है आइस कैप्स के ऊपर. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. वाटर पॉल्यूशन. व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? देखो देयर आर पॉल्यूटेंट्स. जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स थे, ऐसे वाटर को पॉल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे पास. एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटीज ऑफ वाटर. अब इससे पानी बेकार होता है, हम नहीं यूज कर सकते. साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ, यानी कि पानी में रहने वाले जो बेचारी मछलियां हैं, जो बेचारे प्लांट्स हैं, वो भी मर जाते हैं. एजेंट्स और सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट द वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स. एंड देन अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. अब सबसे पहले वाटर को पॉल्यूट करने पॉल्यूटेंट्स हैं फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि हीट एंड ऑयल स्पिल्स. हीट एंड ऑयल स्पिल्स, जैसे आप ये पाइप देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा होगा? किसी इंडस्ट्री से आ रहा होगा. वहां पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी,
ऑयल वेस्ट के रूप में निकल रहा होगा, उन्होंने डायरेक्टली ये पानी के अंदर डंप कर दिया, इससे इस पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसके अंदर ऑयल भी आ जाएगा। तो क्या नीचे जो लाइफ रह रही है वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, और ये पानी हमारे यूज के लिए भी नहीं रहेगा। तो ये फिजिकल पॉल्यूटेंट हो गया। फिर केमिकल पॉल्यूटेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट भी, बारिश आएगी तो फर्टिलाइजर्स भी, देखो क्या हुआ, यहाँ आसपास खेत है या पानी है, फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा होगा फील्ड के अंदर, तो जब बारिश आएगी तो वो सारे फर्टिलाइजर्स वॉश आउट होकर इस पानी के अंदर ही तो जाएंगे, तो ये पानी भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो गया। सो डिटर्जेंट्स, लोकल जो आसपास लोग होते हैं, जो मतलब रिवर के आसपास रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना सारा जो लाइफ पूरा डेली का उनका पानी का काम है वो रिवर के पास ही करते हैं। उनके पास जानवर होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उनको नहलाते वो बिल्कुल नदी के किनारे हैं। उसके बाद कपड़े वो वहीं धोते हैं, तो सारा डिटर्जेंट जो है वो जा रहा है। ये छोटे अमाउंट पे नहीं होता, रोज हो रहा है, बहुत सारे गांव के लोग ये काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज समवेयर पॉल्यूटिंग द वाटर। देन फिर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से केमिकल्स निकल रहे हैं, वो केमिकल्स भी पानी के अंदर जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स जो खेतों में डाले जाते हैं, वो दवाइयां जो कि पेस्ट को दूर रखेंगी, कीड़े मकोड़ों को दूर रखेंगी, जैसे कि डीडीटी और बीएचसी, ये भी कहीं ना कहीं पानी में जाएगा। देन पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पीसीबीज, इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड, निकल, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, फ्लोराइड्स, सारे नाम याद नहीं होंगे बट 90% नाम तुम्हें पहले से ही पता होंगे। तो वो नाम कहाँ आते हैं? केमिकल पॉल्यूटेंट्स के अंदर आते हैं। देन इज बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स भी आ गए, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी को डैमेज कर रहे हैं। कौन से हैं वो? देखो, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, एल्गी, फंजाई, ये हमें बीमार करते हैं ना, ये पानी को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। देखो क्या होता है, कोई रिवर है जिसमें बहुत सारे कॉर्प्सेस हैं। कॉर्प्सेस समझते हो? डेड बॉडीज, ठीक है, बहुत सारी क्या है? डेड बॉडीज है। या फिर हमारे रिलीजन में भी हम एशेस को कहाँ डालकर आते? गंगा नदी में डालकर आते है ना। सो उससे क्या हो रहा है, गंगा के साथ गंगा बहुत ज्यादा पॉल्यूट होती जा रही है। व्हाट इज हैपनिंग? देखो, आप किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, किसी भी पानी के अंदर अगर ऑर्गेनिक सामान ज्यादा बढ़ा दोगे, ऑर्गेनिक सामान यानी कि प्लांट की बॉडीज, एनिमल की बॉडीज, डेड बॉडीज, एशेस, ठीक है, तो ये बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर पड़ा हुआ है, बहुत सारा एनिमल एक्सक्रीटा भी होता है। तो बेसिकली ये आजकल हर नदी की कंडीशन है, पानी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है। तो बैक्टीरिया और फंगस का काम क्या है? जहां भी ऑर्गेनिक मैटर दिखेगा आएंगे और उसको ब्रेक कर देंगे, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। इनका तो काम ही यही है। हमें लगता है कि ये क्लीन करने के लिए आए हैं, जो कि अच्छी बात भी है, बट कहीं ना कहीं ये रिवर को और ज्यादा पॉल्यूट कर देंगे। अब कैसे? ये आए और इन्होंने इसको डिकम्पोज करना शुरू कर दिया। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको इनऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। बट जब ये काम कर रहे हैं बेटा, तो इन्होंने पानी का सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया। भाई ऐसे हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं तो हमारे घर का खाना पीना खाते हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं एंड वी आर हैप्पी टू सर्व देम। बट यहाँ पर क्या ये पानी खुश हो रहा है अपनी ऑक्सीजन इनको देकर? ये बैक्टीरिया सारा का सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन यूज कर रहा है। तो अब ये ऑक्सीजन इसने यूज कर ली, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी वाटर के अंदर, इस वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड हम यही चेक करते हैं रिवर के अंदर कि उसका ऑक्सीजन डिमांड कितना है। अगर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि उनकी पार्टी चल रही है, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज कर रहे हैं, वो खा रहे हैं वो सारी चीजें, तो दैट टेल्स अस कि ये वाला रिवर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने पानी की ऑक्सीजन को यूज कर लिया। अब बेचारे पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, इसी को हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये नहीं आएगा पेपर के अंदर बट स्टिल पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज सॉइल वाटर पॉल्यूटेंट्स। देखो, हमने सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स पढ़ लिए। ये जो आपको यहाँ कंडीशन दिख रही है ना, दिस इज नोन एज एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, इसमें भी क्या होता है कि एल्गी की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है वाटर के अंदर, ठीक है। एल्गी है, ये काई है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा? एल्गी की ग्रोथ की वजह से
अंदर की सारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि सोलर रेडिएशंस नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगी, एल्गी अपना ही खाना बनाती रहेगी इससे। तो नीचे जो प्लांट्स है वो मर जाएंगे, नीचे जो फिशेस है वो मर जाएंगी। उसके बाद ये एल्गी भी कैसे सर्वाइव कर रही है बेटा, इट इज ऑल्सो टेकिंग CO2 एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, बट इट इज समवेयर डैमेजिंग द नीचे वाली लाइफ ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, सॉइल। नेक्स्ट इज सॉइल, क्योंकि हमने एयर, वाटर और सॉइल तीनों पढ़ना है। तो सॉइल भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि यार सॉइल में तो क्या ही पॉल्यूशन होगा, बट सॉइल पॉल्यूशन ऑल्सो एग्जिस्ट। सॉइल इज द टॉप surface layer of solid part of crust containing weathered minerals and humus and capable of supporting plant growth. What is soil basically? अगर हम बेसिक्स में जाकर डेफिनेशन देखें, हमारे आज की सबसे टॉप मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट की जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली, जो कि एक्सपोज है यानी कि बाहर की तरफ है, उसके अंदर बहुत सारे वाटर और मिनरल्स है, अलग अलग टेक्सचर की होती है। उसकी भी सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। सो why it is important? क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, that is why it is important। जैसे मान लो ये हमारी क्रस्ट हो गई, ठीक है, क्रस्ट की ये वाली लेयर को हम सॉइल बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे तो बड़े बड़े रॉक्स आ जाएंगे और उसमें कुछ भी ग्रो नहीं करेगा। दिस इज द लेयर ऑफ सॉइल। और सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम? टॉप सॉइल को ह्यूमस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेड लीव्स, प्लांट्स, एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप गार्डन में जाते हो या फिर अगर आप जंगल में देखा होगा आपने, तो क्या होता है, ऊपर वाली लेयर बहुत ज्यादा खुरदुरी होती है, उसमें पत्थर भी होते हैं, डेड लीव्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी घूम रहे होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं। वो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। उसके बाद बाकी सारी लेयर स्टार्ट होती है, नीचे होती है बेड रॉक, है ना। चलो, बट ये सॉइल क्या हमारी अर्थ पे शुरू से प्रेजेंट थी? नहीं। सॉइल का फॉर्मेशन देखो, ऐसी सॉइल तो हम फार्मिंग करते टाइम क्रिएट करते हैं। सॉइल बेसिकली ऐसी भी स्टार्टिंग से नहीं दिखती थी। देयर वाज अ टाइम जब अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स थे। उन रॉक से ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल बनी। जैसे आपने पढ़ा होगा, क्लेई सॉइल इज देयर, सैंडी सॉइल इज देयर, है ना। डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से अलग अलग सॉइल्स, SST में पढ़ते हैं हमें। सो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज वेदरिंग। जो सॉइल फॉर्मेशन है ना, वो अलग अलग स्टेप से होता है, जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं। देखो ये रहा वेदरिंग। व्हाट इज वेदरिंग? आई विल टेल यू। और दूसरा है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सब्सिक्वेंट ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। पहले वेदरिंग पढ़ते हैं। वेदरिंग के अंदर व्हाट विल हैपन, आई विल एक्सप्लेन यू। यहां पर आ जाओ। जैसे कोई बड़ी सी रॉक है, ठीक है, हवा चलती है, छोटे छोटे पत्थर एक बड़े एक दूसरे से टकराते रहते, तो इनके बीच में ना छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। मान लो इसके अंदर क्रैक आ गया, इस तरीके से छोटा सा क्रैक आ गया, ठीक है। कोई ये एक दिन की बात नहीं है बेटा, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट हुआ क्या होगा, साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि पत्थर एक दूसरे से टकराते होंगे, तो बारिश, उनके बीच में क्रैक आ जाता होगा। पहले हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर इतना डेवलप्ड नहीं था, तो सुबह के टाइम पर, दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, रात के टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी। तो ऐसा ही कुछ हुआ, जब बारिश होगी तो बारिश वाला पानी या इन क्रैक्स में भर जाता होगा, फिर शाम के टाइम पर वो पानी जम जाता होगा, बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा हो जाती होगी शाम को। बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनसाइड द क्रैक, ये बाहर की तरफ ऐसे प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर की वजह से इस बड़े से रॉक के दो पीसेस हो जाएंगे। तो ऐसे सोचो कितने टाइम तक ये प्रोसेस हुआ होगा, कितने बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थर में टूटे होंगे। बट इसी को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद कोई रिवर है, रिवर के आसपास, रिवर के नीचे बहुत सारे पत्थर है, तो पानी जब हाइट से नीचे फ्लो करके आता है तो ये बहुत स्पीड से आता है। स्पीड से जब आते हैं तो पत्थर भी एक दूसरे से बहुत तेज से टकराते हैं। बहुत सारे पत्थर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। तो इसी तरीके से बेटा सॉइल फॉर्मेशन हुआ। इट टुक लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट इसी तरीके से सॉइल बनती है। इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ये सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर की बात कर रहा है। तो देखो ये सबसे पहले वेदरिंग स्टार्ट हुई हमारी अर्थ पे। ये अभी सिर्फ पत्थर है, पत्थर धीरे धीरे ब्रेक होने स्टार्ट हुए, उनमें से क्रैक्स आने स्टार्ट हुए। तो यहाँ पर आपको थोड़े छोटे पीसेस दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर छोटे पीसेस में थोड़ी थोड़ी
वेजिटेशन ग्रो करने लगी, थोड़े प्लांट्स ग्रो करने लगे जिनकी रूट्स नीचे तक जाती थी। अब रूट्स अगर पत्थर में नीचे तक जा रही है तो बेटा रूट्स भी ग्रो करते करते प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से पत्थर टूट जाते। तो वो प्रोसेस चला काफी टाइम तक। फिर वो प्लांट से पत्ते गिरते होंगे, प्लांट बूढ़ा होता होगा, प्लांट मरता होगा, तो वो प्लांट ना सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर पे आकर डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ था वो डायग्राम, ये रहा। तो यहाँ पर प्लांट्स ग्रो करे, पत्ते गिरे, सबसे ऊपर वाली लेयर पर आ गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना शुरू कर दिया। सो आप देखते हो ना, मिट्टी में कोई चीज जो ऑर्गेनिक चीज है वो मिट्टी में बिल्कुल मिक्स हो जाती है। तो वही हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को डीकम्पोज करना शुरू कर दिया, और इस डीकम्पोजिशन से सबसे ऊपर वाली लेयर बन गई थोड़ी अलग, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे अर्थवर्म्स वगैरह रह रहे हैं, वर्म्स की ग्रोथ हो गई है, बाकी प्लांट्स को और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ग्रो करने में, पानी भी यहाँ पर अच्छा खासा आ गया है। तो ये लेयर धीरे धीरे टाइम के साथ बदलने लग गई। ठीक है, दिस वॉज द सॉइल फॉर्मेशन, जो कि बहुत टाइम तक हुआ है बेटा। इट डिड नॉट हैपन इन few years, in just 10 years or 50 years. It took lakhs of years to happen. Next is your last topic, that is biogeochemical cycle. तो इसके अंदर आपको ये मैंने बोला था ना, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, तो आप देख ही पा रहे हो कि बहुत सारी बेसिक चीजें आप रिकॉल कर रहे हो, कुछ केमिकल्स के नाम आप लर्न कर रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे बहुत ही बेसिक चैप्टर है। फिर लास्ट में आता है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसको न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं। सो इस साइकिल का मतलब क्या है, हमारी अर्थ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनका अमाउंट मेंटेन है, जिनकी साइकिल चल रही है। साइकिल का मतलब यहाँ पे क्या है, जो तुम साइकिल चलाते हो वो नहीं है। साइकिल का मतलब है कि हमने जो भी एयर से उधार लिया या जो भी नेचर से लिया उसको यूज किया, फिर उसको वापस हमने एयर में वापस किया है। दिस इज नोन एज साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल। आपने एनवायरमेंट से कुछ लिया, उसको यूज किया, फिर उसको वापस दे दिया। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं बीच में, बट प्रोसेस यही रहेगा साइकिल का। अब इसको रीड करें हम एक बार, देखो मेरे साथ। The movement of nutrient elements throughout the various components of ecosystem is called nutrient cycling. है वो साइकिल ही, बट वो साइकिल अलग अलग इकोसिस्टम में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड में वो साइकिल कंटिन्यू हो रही होगी, क्रॉप्स में, क्रॉप फील्ड में वो साइकिल कंटिन्यू हो रही होगी, गार्डन में वो साइकिल कंटिन्यू हो रही होगी, फॉरेस्ट में वो साइकिल कंटिन्यू हो रही होगी। तो वो साइकिल्स अलग अलग इकोसिस्टम में हो रही है। देन इट इज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज of organic and inorganic matter back into production of living matter. ये बेसिकली एक एक्सचेंज हो रहा है, सामान का एक्सचेंज, मतलब कि जो आपने लिया और कुछ आपने लिया और फिर कुछ आपने दिया, उसका फॉर्मेशन भी चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चेंज होता जा रहा है बेसिकली, एंड देन वी हैव रिटर्न्ड इट टू द एनवायरमेंट। अब आपको ना एक एक करके समझ आएगा जब हम साइकिल पे आएंगे। These are the cyclic pathways through which chemical elements move from environment to organism and back to environment. The earth and its environment with reference to these elements are considered as closed system. क्योंकि साइकिल है, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, जो आपने लिया वो वापस दे दिया, इसको एक क्लोज्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ से MCQ आ जाएगा। There is no flow outside. इस चार्ट से समझो और सिंपल हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट हमारे एनवायरमेंट में है, उसको हमने कंज्यूम किया। सबसे पहले कंज्यूम करते हैं प्लांट्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने यूज किया। उसके बाद वो गया कंज्यूमर्स के पास। प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाएंगे तो डीकम्पोजर्स, डेथ एंड डीके होगा, इनका डीकम्पोजिशन होगा, तो डीकम्पोजर्स इन पर एक्ट करेंगे और फिर से इनको नेचर में दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ये सॉइल से न्यूट्रिशन लेकर ग्रो करता है, ये सॉइल से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। एक एनिमल इसको खाएगा भी, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, इसने इसको खाया, यहां से साइकिल स्टार्ट हुई, न्यूट्रिएंट्स थे जो वो प्लांट्स के पास गए, प्लांट्स से वो एनिमल के पास गए, और जब ये दोनों डाई कर जाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजर्स, तो हुई ना साइकिल, जहां से लिया था वहां वापस कर दिया। फॉर्मेशन जरूर चेंज हुआ इसका। न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने लिए नाइट्रोजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में, इन सारी चीजों का प्लांट ने बना दिया ग्लूकोज, एनिमल ने इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया, फिर उसके साथ साथ अमीनो एसिड्स भी बन गए,
है ना, NH के फॉर्मूलाज बन गए, फिर ये सारी चीजें वापस ब्रेक होकर अलग हो गई कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ही। सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट। अब कौन कौन सी साइकिल्स पढ़नी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है बेटा वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल में क्या है, वाटर हमारी अर्थ पे साइकिल हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है दो प्रोसेसेस की हेल्प से। पहला होता है इवापोरेशन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन। इसको हम डायग्राम से समझ लें, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब हम एक सी या ओशन के आसपास खड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, या फिर लेक या बीच के आसपास खड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारा पानी है और बहुत तेज धूप है, जिसकी वजह से जब हीट हमारे पानी के ऊपर आएगी तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, वो इवापोरेट होगा, भाप में चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको इवापोरेशन होता हुआ दिख रहा है, इवापोरेशन होता हुआ दिख रहा है, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज इवापोरेशन। हीट आई और पानी इवापोरेट हो गया। इवापोरेशन होने के बाद क्लाउड्स फॉर्मेशन हुई, ठीक है, यही से चल रहे हैं हम। इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन, जब पानी बूंद में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट से ही मिलकर बना है बेटा, ठीक है। सो वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बहुत सारे क्लाउड्स बन गए। अब जब बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाएगा तो वो क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन करते हुए नीचे आ जाएंगे, यानी कि हमारे एरियाज में जहां पर बर्फ नहीं पड़ती वहां पर बारिशें होंगी, कहीं पर हेल स्टॉर्म होगी, ओले गिरेंगे, और कहीं पहाड़ों पर सीधा बर्फ गिरेगी, ठीक है। सो ये एक साइकिल हुई, वाटर गया एयर में, इवापोरेट होकर बादल बना और रेन के रूप में वापस आ गया हमारी अर्थ पे। अब ये जो इवापोरेशन हो रहा था ये बेटा कहीं ना कहीं ग्राउंड को भी गर्म करता है, ग्राउंड वाटर भी सही कहीं ना कहीं सी और लेक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी इवापोरेशन में ही हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी तो फिर से ग्राउंड वाटर फिल हो जाएगा, फिर से सरफेस वाटर फिल हो जाएगा। तो ये साइकिल कंप्लीट हुई। उसके साथ साथ प्लांट्स जो पानी ले रहे थे रूट्स की हेल्प से फ्रॉम द सॉइल, वो प्लांट्स 98% पानी ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में वापस भेज देते हैं। इनको पानी इसलिए चाहिए कि यहाँ जितने भी मिनरल्स हैं वो पानी के साथ ऊपर आ जाए, लीफ तक, हर एक सेल तक पहुंच जाए। तो ये पानी का यूज करते हैं, क्योंकि मिनरल्स ना पानी में डिसॉल्व हुए बिना नहीं आ सकते ऊपर की तरफ, तो इन्होंने यूज किया पानी का। फिर जब काम पूरा हो गया तो 98% तो इन्होंने वापस ही इवापोरेट कर दिया, बाकी 2% इन्होंने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया। तो इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के पत्ते हैं, वो स्टोमेटा की हेल्प से अपने अंदर का सारा पानी वापस एयर में भेज देते हैं। 98% ऑलमोस्ट सारा पानी ही हो गया। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आइस भी डायरेक्टली अपने आप को, आइस इज सॉलिड, आइस डायरेक्टली अपने आप को वाटर वेपर में चेंज कर सकती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ये प्रोसेस भी हो रहा है। और फिर देखो कंडेंसेशन हुई होगी, साथ में सब कुछ वाटर बन के आया और वापस हमारी अर्थ पे वाटर की साइकिल कंटिन्यूड हो गई। तो जो लिया वो वापस दिया, एक्सचेंज किया, वाटर की फॉर्म में हुआ, फिर गैसेस फॉर्म में हुआ, उसके बाद वापस आया तो फिर से वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में। तो फॉर्म चेंज हो रही है बट साइकिल पूरी हो गई। उसके बाद एक कार्बन साइकिल। हमारी अर्थ पे कार्बन साइकिल एक तो सी की फॉर्म में प्रेजेंट है प्योर, जो कि एनिमल्स के अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है, हमारे अंदर कार्बन मिल जाएगा, है ना। देन इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। तो CO2 गैस इज 0.03% इन एटमोस्फेयर। CO2 हमारे एटमोस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में है। कितना है? 0.03। सबसे ज्यादा गैस कौन सी है हमारे एनवायरमेंट में? नाइट्रोजन। 78% वी हैव N2 गैस, 21% वी हैव ऑक्सीजन गैस, एंड बाकी जितना भी अमाउंट बच गया, 1% जो बच गया वो हमारी बाकी गैसेस है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होती है। तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट्स इतने से गुजारा कर लेते हैं। 0.03% इज इनफ फॉर ऑल द प्लांट्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिकॉज हम भी तो फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके CO2 प्रोड्यूस करेंगे ना, तो वो वाले प्लांट्स भी CO2 को कैप्चर कर लेंगे। From producers it goes to consumers and then to decomposers and then in the atmosphere। फिर producer, consumer, decomposer इसको फिर से fossil fuel के अंदर convert हो जाएंगे, कुछ कार्बोनेट बना लेंगे डेथ के बाद। अगर रेस्पिरेशन होगी तो CO2 एटमोस्फेयर के अंदर आ जाएगा। मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा इतने अच्छे से, मैंने ऐसे रीड कर दिया। अब समझते हैं, चार्ट की हेल्प से समझते हैं। देखो मेरे बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर। सी, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है,
ठीक है। इस CO2 को सबसे पहले कौन यूज कर रहा है? कार्बन न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, CO2 फॉर्म में वो प्रेजेंट है। इस न्यूट्रिएंट को सबसे पहले कौन यूज कर रहा है? हमारे प्लांट्स यूज कर रहे हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उन्होंने CO2 को यूज किया, फोटोसिंथेसिस किया और फोटोसिंथेसिस करके बना दिया C6H12O6, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है। CO2 एक इनऑर्गेनिक मैटर है, CO2 इज इनऑर्गेनिक, और इसको कन्वर्ट कर दिया C6H12 के अंदर, इसको अब हम बुलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ऐसे फॉर्मूलाज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर इनऑर्गेनिक से हमने ऑर्गेनिक, हमने नहीं, प्लांट्स ने ऑर्गेनिक कार्बन चेंज कर दिया। अब ये प्लांट बूढ़ा होगा, मर जाएगा, डीकंपोजर्स आएंगे, इसको डायरेक्टली मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। और इसको शीप भी खा सकती है, तो ये ग्लूकोज शीप के पेट में गया, इसके सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, तो इसकी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, ठीक है। अब क्या होगा? बहुत सारे डीकंपोजर्स जो आएंगे, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे बेटा, तो इनकी बॉडी के सेल्स का कार्बन फिर से कहाँ जाएगा? सॉइल के अंदर जाएगा। एंड देन यहाँ लिखा है फॉसिल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? साइंटिस्ट को जो प्रूफ मिला कि भाई हमारी अर्थ पे हमारी अर्थ पे डायनासोर्स रहते थे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो पहले रहते थे, अब एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो प्रूफ मिला है किसकी हेल्प से मिला? फॉसिल्स की हेल्प से मिला, फॉसिल्स की हेल्प से। तो फॉसिल्स कैसे मिले होंगे? मान लो ये हमारे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर्स घूम रहे हैं, ठीक है। ये डायनासोर नहीं लग रहा, बट इमेजिन ये डायनासोर है, ठीक है। तो पहले हमारी अर्थ पे ऐसे डायनासोर्स घूमा करते थे, बड़े बड़े एनिमल्स घूमा करते थे। फिर जब कोई पत्थर इनके ऊपर गिर जाता होगा तो इनका एक प्रिंट इस पत्थर के ऊपर रह जाता होगा, प्रिंट भी रह जाता होगा, इनकी बोन्स भी रह जाती होंगी नीचे, ठीक है। बहुत टाइम लेकर ये चीजें होती है, ऐसे एक दिन में नहीं होती है। फिर यहाँ पर सॉइल और पत्थर आए, इनके ऊपर एक नई सॉइल की फॉर्मेशन हुई और ये सारी की सारी चीजें नीचे डीप लेयर्स में डिपॉजिट होती गई। फिर यहाँ पर और प्लांट्स ग्रो कर गए और वेजिटेशन ग्रो कर गई, फिर वो धीरे धीरे फिर से मिट्टी में मिलते गए। तो इसकी वजह से फॉसिल्स भी बनते गए। व्हाट आर फॉसिल्स? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। जो पहले प्लांट्स और एनिमल्स रहते थे उनका जो छाप रह गई है, उनके जो डेड रिमेन्स यानी कि बोन्स रह गई हैं, टीथ रह गए हैं, जिनको साइंटिस्ट स्टडी करके बोलते हैं कि भाई एवोल्यूशन हुआ था। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे ये हमारी अर्थ की डीप लेयर्स में डिपॉजिट होता जाता है ना, तो जो भी चीज अर्थ की डीप लेयर्स में जा रही है उसमें प्रेशर बढ़ रहा है, हीट ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कार्बन कंटेंट नीचे डिपॉजिट होता रहता है। और ये सारी चीजें क्या फॉर्म करती हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। व्हाट इज कोल एंड पेट्रोलियम? दीज आर केमिकल्स ऑफ कार्बन ओनली। ये कार्बन के ही केमिकल्स है बेसिकली, है ना। तो अगर इनका फॉसिल्स और फॉसिल फ्यूल बन गए तो वो कार्बन कहीं ना कहीं हमारे नेचर में ही है, हमारी सॉइल में ही है, जहां से इसको लिया गया था, ठीक है। देन तुरंत जब ये डेड होंगे तो भी डीकंपोजर्स आएंगे, इसको मिट्टी में मिलाएंगे तो कार्बन फिर से एयर के अंदर डाल देंगे। दे विल रिलीज CO2। सारे एनिमल्स ऑक्सीजन को यूज करके CO2 एक्सहेल करते हैं ना, तो बैक्टीरियाज भी यही करते हैं। दे आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2 बाय ब्रेकिंग डाउन देयर सेल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फिर उसके बाद ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स और उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज अगेन एडिंग कार्बन कंटेंट इनटू द सॉइल, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स ने भी तो रेस्पिरेशन करी होगी। प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रही हूँ, रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। तो प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बच्चा, ठीक है। तो उन्होंने भी ऑक्सीजन को लिया और CO2 को वापस दिया, तो CO2 फिर से गई ना एयर के अंदर, एक तरीका हो गया ना ये। तो जितना CO2 बेसिकली हमने लिया वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस कर दिया। यहाँ पर फैक्ट्रीज जब गैसेस को बर्न करती हैं तो इसमें से भी CO2 गैस निकलती है, तो हमने CO2 को वापस कर दिया ना एटमॉस्फेयर के अंदर। तो दिस इज नोन एज कार्बन साइकिल। देन इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन साइकिल में द प्रॉब्लम दैट इज कि ना प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन।
अब भाई प्लांट्स को इतनी ज्यादा पसंद है तो ले लो, N2 प्रेजेंट तो है, नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है, बट ये जो N2 है इनके बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके सिर्फ N लेना प्लांट्स की बस की बात है नहीं, है ना। और प्लांट्स पे तुम्हें पता है सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिपेंड कर रही है, तो एक साइकिल रन होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इस साइकिल का ना पहले एक ओवरव्यू लो, क्योंकि ये साइकिल तुम्हें लंबी लगती है, डिफिकल्ट लगती है। इसमें सिर्फ इतना सा काम है कि क्योंकि ये नाइट्रोजन, जैसे हम कच्चा खाना नहीं खा सकते ना, हम पका के खाएंगे, हम पकी हुई दाल खाएंगे, हम पकी हुई सब्जियां खाएंगे, सेम तरीके से प्लांट्स इस नाइट्रोजन को पकवाते हैं या खुद पकाते हैं। पकवाते ज्यादा है, खुद तो नहीं कर सकते, देयर आर एजेंट्स जो ये काम कर रहे हैं। भाई पकने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा NH3, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, इसको हम बोलेंगे अमोनिया, ठीक है। अमोनिया कहीं ना कहीं यूरिया भी बनाएगा, खाद भी बनाएगा, तो खाद में अमोनिया होता है, एंड वैसे भी ये गैसियस फॉर्म में होता ही है अमोनिया, तो प्लांट्स इसको ले सकते हैं। बट अभी भी प्रॉब्लम है कि सारा का सारा अमोनिया प्लांट्स नहीं ले सकते, क्योंकि दिस इज टॉक्सिक, दिस इज टॉक्सिक, ये गैस बड़ी गंदी होती है, टॉक्सिक होती है, एनिमल्स के लिए भी टॉक्सिक होती है। नाउ दिस NH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू NO2 और NO3, मतलब हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। दीज द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट इनका नाम है, ठीक है। तो प्लांट्स बेसिकली N2 नहीं ले सकते, NH3 दे दो खुश हो जाएंगे, NO2 NO3 दे दो खुश हो जाएंगे, काम चला लेंगे। तो ये साइकिल है बेसिकली। अच्छा हमने NH3 भी बनवा लिया, NO2 NO3 भी बनवा लिया, बट साइकिल है, ऐसे यूज किया है तो वापस भी देना पड़ेगा। तो बेसिकली NO2 को फिर से NO2 NO3 ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से इन सारी चीजों को N2 में चेंज किया जाता है बेटा। सो दिस इज द साइकिल, N2 लिया, NH3 बनाया, NO2 NO3 बनाया, और फिर से इसको भेज दिया N2 की फॉर्म में। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। अब सबसे पहला स्टेप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर लेकर आऊंगी, पहले पढ़ो इसको। सबसे पहले होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या है कि ये जो नाइट्रोजन गैस है इसको हम नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में डायरेक्टली चेंज करा सकते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। NO2 NO3 में भी चेंज हो सकता है, NH3 में भी चेंज हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। हाइड्रोजन जुड़ के हाइड्रोजन हटा देंगे और फिर भी ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। तो सारी चीजें हो रही है, देखो मैंने क्या बोला, N2 NO2 NO3 में भी चेंज हो सकता है, N2 NH3 भी बन सकता है, NH3 में हाइड्रोजन हटाकर फिर से NO2 NO3 भी बन सकता है। तो ये काम चलता रहेगा इसका, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना है भाई, क्योंकि N2 हम ले नहीं सकते ना प्लांट्स ले सकते। सो व्हाट विल हैपन, वी विल चेंज इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कैसे होगा, बिजली कड़कने से, लाइटनिंग से, ठीक है। एक तरीका है, जब बिजली कड़कती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NO2 NO3 में चेंज हो जाता है। देन दूसरा इज बाय सम बैक्टीरियाज, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं ना, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं लाइक दिस। तो बेसिकली इनको भी चाहिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कोई कन्वर्ट कर दे, तो ये अभी सैड है, नाइट्रोजन को ले नहीं पा रहे, इनके मुंह में पानी आता रहता है, ठीक है। सो अब व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इनके पास एक डील आई, इनके पास ये राइजोबियम बैक्टीरिया आया, राइजोबियम बैक्टीरिया के पास रहने की जगह तो है नहीं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट से कि मैं तुम्हारे लिए एक डील लाया हूं, फॉर यू आई विल चेंज N2 into NO2 and NO3, मैं तुम्हारे लिए NO2 NO3 में चेंज कर दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे अपनी रूट्स में घर देना पड़ेगा, रूट नोड्यूल्स में रहने की जगह देनी पड़ेगी। तो ये डील इन्होंने साइन कर ली प्लांट्स ने, क्योंकि खाली पड़ी थी रूट नोड्यूल्स, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो, बदले में तुम मेरे लिए कन्वर्ट कर देना NO2 और NO3 फॉर्म में। तो ये जो डील थी अभी तक चलती आ रही है इनकी, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया इन रिटर्न N2 को NO2 NO3 में चेंज कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक, दोनों को फायदा हो रहा है ना, दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, तो दे आर हेल्पिंग ईच अदर, बार्टर सिस्टम चल रहा है एक तरीके से कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम मेरे लिए कर देना। उसके बाद है एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन।
N2 cannot be used by plants directly. We all know this. So they absorb it in the form of nitrate. Nitrate later on reduced to ammonia, which provide NH2 group. It is important part of proteins. देखो एक और चीज जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, that is कि हम NO2 को भी NH2 में चेंज कर सकते हैं, NH3 में चेंज कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन. हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन होता है, सेल की वॉल के अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लाइफ को, एक सेल को बनाने के लिए. तो बेटा ये जो प्रोटीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना? कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ प्रोटीन का फॉर्मूला होता है. तो प्रोटीन के हमेशा याद रखना, प्रोटीन के अंदर ना नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आता है प्रोटीन के फॉर्मूले के अंदर, अमाइनो ग्रुप्स के अंदर. तो बेसिकली प्रोटीन के लिए हमें NH चाहिए ही चाहिए. तो NO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH एंड NH3 एंड हम बोलते हैं कि अमोनिया बन गया, एंड अमोनिया और ज्यादा ब्रेक होकर कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स बनाता है. आगे देखो, अमोनिफिकेशन. व्हाट इज अमोनिफिकेशन? अमोनिफिकेशन नाम में ही आ रहा है, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन. अब ये कैसे होगा? डेड प्लांट्स इन एनिमल प्रोटीन एंड देयर वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय सम बैक्टीरियाज इन सॉइल. फॉर एग्जांपल बैसिलस माइसोडिस. ये सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बैसिलस बैक्टीरिया याद कर सकते हो, या फिर बैसिलस वल्गैरिस आसान सा नाम है वो कर सकते हो. जो भी तुम्हें एक नाम अच्छा लग रहा है तो वो वाला नाम याद कर सकते हो. अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है कि यूरिया और जो भी यूरिक एसिड है उसको हम कन्वर्ट कर दे अमोनिया के अंदर. तो जहां भी गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है, गार्बेज के अंदर बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, प्लांट्स का, एनिमल्स का, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा. हम भी जो वेस्ट रिलीज करते हैं 2 नंबर है ना, उसके अंदर क्या होता है? यूरिया होता है. बर्ड जो है वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. सो जहां भी गार्बेज है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल फिर से मिट्टी के साथ मिल जाता है, होता है ना, खाद जो है वो मिट्टी के साथ मिल जाती है ना, वो अमोनिफिकेशन हो रहा है. बेसिकली वो सारा यूरिया और यूरिक एसिड इन बैक्टीरियाज की हेल्प से चेंज हो रहा है NH3 के अंदर. सो दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन. यूरिया से NH3 बनना अमोनिफिकेशन. कहीं ना कहीं यूरिया के अंदर ही NH था एंड इट इज ब्रोकन इनटू NH3. नेक्स्ट, नाइट्रिफिकेशन. व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया NO2 NO3 के अंदर, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. पहले भी NO2 NO3 बना था, उसको हम बोल रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में डायरेक्टली N2 चेंज हो रहा था NO2 NO3 के अंदर. नाइट्रिफिकेशन के अंदर एक बैक्टीरिया है जो NO2 और NO3 बना रहा है. अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरियाज. ये काम भी बैक्टीरियाज कर रहे हैं. नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर ये काम करते हैं, ठीक है. उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन. डी का मतलब क्या है? रिमूव करना. नाइट्रिफिकेशन अगेन रिलेटेड टू नाइट्रोजन. भाई जो भी यूज करा है ना तुमने, प्लांट्स की बात हो रही है, जो भी इन्होंने यूज किया है ना, इन सबसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटाओ, इनको फिर से N2 में चेंज करो. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है. और ये भी किसकी हेल्प से हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज लाइक स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो? मैं ऐसे याद कर सकती थी, PD. मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म रखती थी PD. तो PD थोड़ा याद है ना, PT PD ऐसे करके मैं रख सकती थी, या DP याद रख सकते हो, है ना, फेसबुक वाली DP या व्हाट्सएप वाली DP. तो उसमें क्या है? D से डीनाइट्रिफिकेशन, P से कौन सा बैक्टीरिया है? स्यूडोमोनास बैक्टीरिया. ये फिर से एनवायरमेंट के अंदर डाल देता है. नाइट्रिफिकेशन के कौन से बैक्टीरियाज है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टीरिया. इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की. देखो नाइट्रोसोमोनास के अंदर 1 2 3 इतने सारे O आ रहे हैं. ये बैक्टीरियाज NH3 के साथ बहुत सारे O जोड़ने के लिए आए हैं. तो नाइट्रोसोमोनास कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बस आपको ये नहीं पता होगा कौन से प्रोसेस में काम कर रहा है. सो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इज एडिंग ऑक्सीजन. बहुत सारे O ऐड कर रहा है ये, ठीक है. नाइट्रोबैक्टर के अंदर भी एक O आ रहा है. देन लास्ट इज योर ऑक्सीजन साइकिल. ऑक्सीजन साइकिल इज जस्ट लाइक कार्बन साइकिल. अब ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है? देखो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 20 या 21% प्रेजेंट होती है. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए.
बहुत सालों से ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में इसी परसेंटेज पर है, यानी कि इसकी साइकिल मेंटेन्ड है। मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में कैसे आई भाई? फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है और ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये साइकिल लगातार ऐसे कंटिन्यूड चलती जा रही है, राइट? So this is how oxygen is replenished in the environment. During photosynthesis, CO2 is used and oxygen is released. Now look here, यही हुआ, इस काऊ ने CO2 रिलीज किया, प्लांट्स ने CO2 को इनहेल किया, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बन गया, फिर अन्य एनिमल्स ने लिया और फिर से ये साइकिल कंटिन्यूड रही। ये सबसे आसान साइकिल है कि नहीं है? ऑक्सीजन साइकिल, है ना? उसके बाद एक और चीज है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ मटेरियल्स ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। ऐसा भी चल रहा है साथ साथ कि जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है फिर ऑक्सीजन हट जाती है, नाइट्रोजन के साथ केमिकल्स की हेल्प से ऑक्सीजन जुड़ रही है और फिर हट रही है, तो ऑक्सीजन बस साथी की तरह जुड़ती है और फिर हट जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं साइकिल का ही प्रोसेस है। कम हियर, फोटोसिंथेसिस हुआ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज हुई, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके हमने रेस्पिरेशन किया, CO2 को रिलीज किया, CO2 फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो गई। सो दिस इज द साइकिल। आपको ये साइकिल बनाकर आनी है पेपर के अंदर, राइट? अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के MCQ बेस्ड। सोलर रेडिएशन हीट अप व्हाट? सोलर रेडिएशन ज्यादा जल्दी क्या हीट कर देता है? देखो हमेशा याद रखना, लैंड जल्दी हीट हो रहा है, जल्दी कूल डाउन हो रहा है। तो लेट्स जस्ट से कि ये हमारा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, जहां पर डुगू खड़ा है या कोई भी लड़की खड़ी है, ठीक है, एंड उसके बाल ऐसे पीछे की तरफ उड़ रहे हैं, यानी कि जो यहां पर वाटर है वहां से हवा उड़ती हुई इस तरफ आ रही है। तो दिन में यही होता है, दिन में धूप में भी हम बीच के पास जाते हैं, बिकॉज वेरी कूल एयर कम्स एंड सैटिस्फायर्स, है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट था? देखो, दिन के टाइम पर जब सन होगा तो लैंड बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा। लैंड हीट अप होने की वजह से लैंड के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। हॉट एयर हमेशा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ भागती है। तो यहाँ की एयर के पार्टिकल्स यहां से हटकर ऊपर की तरफ आ गए, नीचे वाला एरिया खाली हो गया। तो यहाँ पानी के ऊपर जो एयर थी, जो अभी भी कूल है, इतनी ज्यादा हॉट नहीं है, तो एयर हमेशा क्या करती है? डिफ्यूज करती है, खाली जगह लेने की कोशिश करती है। यहाँ लैंड के ऊपर वाली एयर गर्म हुई और ऊपर चली गई, पानी के ऊपर अभी भी हवा ठंडी है, वो भागती हुई आई और लैंड की जगह उसने ले ली, जिसकी वजह से जब ये भागती हुई आती है ना हमारी तरफ से, हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है बीच के पास। नाउ व्हाट हैपेंस एट नाइट? नाइट के टाइम पर यही पोजीशन उल्टी हो जाती है। अब इसके बाल पीछे की तरफ नहीं उड़ेंगे, आगे की तरफ उड़ेंगे, लाइक दिस, है ना? तो व्हाट विल हैपन दिस टाइम? यहां पर क्या होगा? उल्टा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि लैंड जल्दी कूल डाउन हो गया। गर्म भी जल्दी होता है, कूल भी जल्दी होता है। तो लैंड अब कूल डाउन हो गया है, बट वाटर अभी भी गर्म है। तो वाटर के ऊपर वाली जो हवा है वो ऊपर जाएगी राइज अप करके। हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, हॉट एयर ऊपर जाएगी। लैंड वाली जो एयर कूल है वो भागकर किसकी जगह लेगी? वाटर के ऊपर वाली एयर की। तो हमें जो ठंडी हवा है वो अब हमारे बाल ऐसे आगे की तरफ उड़ेंगे, पीछे से हवा आएगी। सो दिस इज हाउ विंड मूव्स, ठीक है। ऐसे ही विंड का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमें हवा चलती है ना बेटा, जो हमें लगती है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर होती है। कहीं पर ज्यादा गर्म होगी एयर और कहीं पर कम गर्म होगी, एंड हमेशा ठंडी हवा गर्म एयर की जगह लेने के लिए मूव कर जाती है। नाउ सोलर रेडिएशंस, जो हमारी अर्थ पे धूप आ रही है, सोलर रेडिएशंस आ रही है, हीट अप लैंड फास्टर देन वाटर बॉडीज। यही ठीक हो गया, ज्यादा जल्दी लैंड गर्म होता है, ठंडा भी जल्दी लैंड ही होता है। नेक्स्ट, which gas plays a major role in global warming? Greenhouse gases, GHGs कौन सी है greenhouse gases? इसमें से CO2 पर टिक लगाओगे, बाकी एयर पॉल्यूशन वाली गैसेस है, बट ग्रीन हाउस गैसेस दो ही है, एक CH4 एक CO2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? इनमें से कौन सा है जो कि एसिड रेन के बारे में गलत है?
पहला कह रहा है एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर। दूसरा है एसिड रेन डज नॉट इफेक्ट पेंटेड एरियाज, सरफेसेस एंड मेटल्स। दिस इज रॉन्ग। Acid rain is due to presence of H2SO4 and HNO3 in rain water with a pH less than 5. ये ठीक है। Taj Mahal at Agra is facing threat due to corrosive action of acid rain. This is also true. वो कह रहा है acid rain increases the acidity of soil and water. This is wrong. Soil का pH जरूर डिसबैलेंस्ड होगा, बट ऐसा नहीं है कि soil बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। So आपको incorrect statement फाइंड करनी है ना। Incorrect statement is 1 and 2. This is the right option. आगे बढ़े। Which of the following are not harmful effects of air pollution? इनमें से कौन से harmful effects नहीं है air pollution के? Respiratory problems, ये तो बहुत harmful हो गया। Algal bloom is also harmful क्योंकि aquatic life damage कर रहा है। Biomagnification of heavy metals in food chain, greenhouse effect। अच्छा देखो, एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। एल्गल ब्लूम एयर पॉल्यूशन नहीं, वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। बायोमैग्निफिकेशन भी वाटर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। सो ऑप्शन 1 and 4 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है उसने, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बैक्टीरिया है वो किसकी प्रेजेंस में काम नहीं करता? बेटा, इट डज नॉट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अगर O2 प्रेजेंट है तो उसमें काम नहीं करता है। तो बच्चों, these were the questions जो हमने डिस्कस करे। There is a lot for you to practice. आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, but again this chapter is very basic, easy to understand. तो आप इसको अपनी बुक में से ना एक अच्छी सी रीडिंग करो। आपने लेक्चर देख ही लिया है, अच्छे से रीड करो, दैट विल बी इनफ। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आप 100% इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देन फॉर हेल्पिंग यू मोर, आपके पास PW की कुछ बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास अभी तक कोई रेफरेंस बुक नहीं है। सो वी हैव दिस फॉर क्लास 10th एंड 9th बोथ, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे एंड आप अच्छे से उसमें से पढ़ाई कर सकते हो, फ्रॉम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू assertion, रीजन एंड MCQ, बिकॉज योर टीचर्स आर आल्सो यूजिंग दिस बुक टू ऐड क्वेश्चंस। तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस एक या दो लेक्चर में खत्म नहीं हो पाते हैं, तो आप इस बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ वी आर एंडिंग and our journey of this 9th के अभी वाले जो चैप्टर्स हमारे स्टार्ट हुए थे वो अभी हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। तो हमारी वो छोटी सी जो जर्नी थी वो खत्म हो गई है, बट अभी बहुत कुछ हमें और सीखना है। दिस वॉज योर लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 9th एंड आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया है सो वी आर गोइंग टू वर्क इवन हार्ड एंड फिर से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक। लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।